पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं जवाब दे रहा हूँ। पिछले 5 साल से वो मुझे पोक कर रहे हैं, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। और अब भी आपके इंटरव्यू में नाम नहीं लूंगा, 3 घंटे इंटरव्यू ले लो, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का। बदमाशी को ये गन लहराते लहराते स्टेजों पे जाना, और जब कोई पत्रकार पूछे कि आप तो गन लहरा के चलते हो, तो बोला और ये गन कोई लाइसेंस सरकार ने संदूक में रखने के लिए दिया है? तो क्या ये लहराने के लिए दिया है? कोई गीता का उपदेश लिखो देखे तुम, या तुमने वेद शास्त्रों को गा रखा था जो ये डिलीट हो इतना रोन लाग रहे हो। ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान ने पंजाब में किया जो सफल हुआ, और अब वो हरियाणा में इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें पहुंचना है दिल्ली। पंजाब जिसके पास पाकिस्तान का पैसा आया हुआ है, वो कंपनियां हरियाणा के कलाकारों को घुमा रही हैं। लेकिन इसमें सेलेक्टिव कार्रवाई की कहीं ना कहीं बात सामने जरूर आ रही है ना फोगाट साहब। देखिए, जब वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे अकेले के थोड़ी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में, और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। इन दिनों हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री में एक कंट्रोवर्सी चल रही है और दो नाम आ रहे हैं जो इस पूरी कंट्रोवर्सी के सेंटर में हैं। सिंगर मासूम शर्मा और हरियाणा सरकार में ओएसडी सेल के जो इंचार्ज हैं गजेंद्र फोगाट। तो आज हमारे साथ गजेंद्र फोगाट जी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका पक्ष जानेंगे, इस कंट्रोवर्सी में क्यों उनका नाम आया है ना, क्या उनके विचार है इस पूरे मामले पे। तो इन सब मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक परिचय दे देते हैं गजेंद्र फोगाट का। तो गजेंद्र फोगाट इन दिनों हरियाणा सरकार के साथ काम कर रहे हैं। लंबे समय से वो प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाले हुए हैं, ओएसडी के पद पर काम करते हैं, साथ ही रोहतक जिले से आते हैं और जाने माने कलाकार रहे हैं। हरियाणवी इंडस्ट्री के लंबा अनुभव है उनके पास, कई अवार्ड्स उन्हें मिल चुके हैं, और फिलहाल जो है वो नायब सैनी सरकार में भी उसी ओहदे पर है जिसमें वो मनोहर लाल खट्टर की पिछली सरकार में थे। फोगाट साहब, आपके पास आऊंगा, और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया है उसमें जाहिर तौर पर कुछ कमियां रही होगी। आप बताइए अपने बारे में हमारे दर्शकों को कि कैसे आपकी शुरुआत हुई म्यूजिक इंडस्ट्री में, कैसे आप सरकार के साथ जुड़े और कब से आप ये काम कर रहे हैं। वैसे तो गायक जो है वो बनाया नहीं जाता, वो परमात्मा उसे इंजेक्शन लगा के भेजते हैं। और परमात्मा ने मुझे भी ये आशीर्वाद दिया कि मैं गायक बन जाऊं। देखिए, इंसान होना एक सौभाग्य हो सकता है, पर इंसानों में भी कलाकार होना एक अहोभाग्य है। वो अहोभाग्य मुझे मिला है, उसके लिए परमात्मा धन्यवाद। और मैं तो बचपन से ही गा रहा हूँ साहब, गुरदास मान साहब से सीखा मैंने, और 1989 में पहली बार उन्हें सुना था, उसके बाद से उन्हें को ही फॉलो करता हूँ, गुरु है मेरे वो। और इंडिया के पहले रियलिटी शो का मैं विनर भी रह चुका हूँ 1999 में, 1999 में, जो इंडिया का पहला रियलिटी शो था, वो डीडी मेट्रो पे आता था। तो उन दिनों बॉम्बे में रहता था, और चंकी पांडे एंकर करते थे, कैरी पैकर का शो था, वो सुपरस्टार नाम था। तो तब मैं वहां पे, आजकल तो बहुत हजारों शो रियलिटी के हो गए हैं, कोई कॉमेडी का, कोई रैप का, कोई चुटकुलों का, कोई गायन का, कोई नृत्य का, कोई वादन का, बट उस टाइम एक ही शो आता था, उसी में एक्टिंग, सिंगिंग और डांसिंग तीनों का ही कंपटीशन होता था। और ख्याली भाई जो है, जो बड़े आज प्रोमिनेंट कॉमेडियन है, वो भी उस शो में कॉमेडी में उन्होंने विन किया था। अच्छा, तो तब से ही कला यात्रा चालू है जी। अच्छा, एक मैं आपका जब थोड़ा रिसर्च कर रहा था, मुझे पता लगा कि आपने पत्रकारिता की पढ़ाई भी की है और रोहतक जिले से आते हैं। तो गांव कौन सा है आपका, और ये पढ़ाई जो आपकी पत्रकारिता की, इसके बारे में बताइए कुछ। मैंने सन 2007 में, 7-8 में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता का डिप्लोमा भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मास कम्युनिकेशन का, और बाकायदा 60% अंकों से पास किया है। इसके अलावा मैंने हरिभूमि अखबार में जो है लिखा भी है, एज ए पत्रकार मैंने काम भी किया हुआ है। सिटी केबल जो जी न्यूज का है, उसमें मैं एज एन एंकर रहा हूँ 2 साल तक लगातार। तो पत्रकार, और रोहतक पोस्ट एक समाचार पत्र आता था जिसमें मेरा एक कॉलम हर हफ्ते आता था। तो पत्रकारों से तो मैं, पत्रकारिता से तो मैं बहुत पुराना जुड़ा। इसके अलावा मैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जो सरकार का प्रचार का विभाग होता है, उसमें मैंने 20 साल तक नौकरी भी की है। मैं एपीआरओ था, मैंने वीआरएस लिया उससे। तो ये चौटाला सरकार में आपको एआईपीआरओ लगाया गया था 2001 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, उस टाइम एफपी की पोस्ट पे हुई थी, तो प्रमोशन होते होते मैं एपीआरओ बन गया था। चलिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी और खासकर मनोहर लाल जी की गुड बुक्स में आप कैसे आए, क्योंकि हम जब देखते हैं इतिहास में तो 2021 में रॉकी मित्तल की विदाई होती है, फिर आपकी नियुक्ति होती है। मेरे ख्याल से ये तो बड़ा अजीब सा प्रश्न है। मैं तो 1995 से ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार के गीत हैं वो रिकॉर्ड करता रहा हूँ, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ भी मैं जुड़ा रहा, एबीवीपी के साथ। हम एक कार्यक्रम करते थे, मान जा पाकिस्तान, 14 अगस्त को।
पंडित नेकीराम कॉलेज जो अब है, पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज होता था, उसके सभागार में हम करते थे। सब लोगों की 5-5 रुपए की पर्ची काट के हम करते थे। उसमें एबीवीपी के ही सारे हम साथी इकट्ठे होकर वो कार्यक्रम करते थे, और उसमें वाइस चांसलर भी चीफ गेस्ट आते थे। और वो कार्यक्रम लगातार हमने कई साल तक किया रोहतक में। तो ऐसा तो नहीं है मैं नया जुड़ा हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार से संबंधित कार्य के साथ 1995 से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सीएमओ में मिली वो 2021 में मिली, रॉकी मित्तल जाने के बाद। उससे पहले भी मैं एडिशनल डायरेक्टर मैं काम कर रहा था हरियाणा कला परिषद में, अब भी कर रहा हूँ। तो उसके साथ साथ ये जिम्मेदारी भी दी गई थी। मैं सवाल पूछ रहा था कि अब हम आएंगे, जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है पूरी बीते दिनों, आपने भी देखा, तमाम हरियाणा में इसकी चर्चा हो रही है, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी और राजनीतिक गलियारों में भी। आपका पहला टेक क्या है इस पर? आपका नाम लिया जा रहा है, इनडायरेक्टली आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये हरियाणा साइबर डिपार्टमेंट की कार्रवाई है, और इसका प्रथम दृष्टया मैं इस कार्रवाई का स्वागत करता हूं। और सरकार का अंग होते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि जन कल्याणकारी सरकार में जनता के कल्याण के लिए फैसले लिए जाते हैं, और जो फैसला इस विभाग ने लिया है वो स्वीकार योग्य है, स्वागत योग्य है। इस मुहिम को और भी आगे बहुत द्रुत गति से डिपार्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। लेकिन फोगाट साहब, जब मासूम शर्मा ये कह रहे हैं, मैं भी स्वागत तो मैं भी करता हूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस आदमी ने लिस्ट बनाई है ना गानों की कार्रवाई करने के लिए, उस आदमी ने पक्षपात करा है। इशारा कहीं ना कहीं आपकी तरफ है। तो उनको पता होगा, आप पूछो लिस्ट बनाते हुए उसने कब देखा मुझे। तो आप कह रहे हैं कि इस लिस्ट में आपका कोई रोल नहीं है? सर, रोल की तो एक पत्रकार साथी ने पूछा था आपका इसमें कोई हाथ है, मैंने कहा पैर भी नहीं है। क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम नहीं है। मुझे हंसी आती है, मतलब मुझे हंसी, मतलब मेरे लिए एक चुटकुला है, मेरे लिए एक जोक है कि कि मेरा इससे कोई लेना देना ही नहीं है, उसके बावजूद मेरा नाम लिया जा रहा है सिर्फ इस भावना से, क्योंकि वो मुझसे बैर भावना रखते हैं। उनको लगा कि गाने तो डिलीट हो ही गए, अब चलो बदला ही ले लो, गालियां ही दे लो। तो मैं सॉफ्ट टारगेट हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ ना, मुझ पर इल्जाम लगाना ज्यादा आसान है, और मैं चुप भी रहता हूँ, मैं ज्यादा जवाब देता नहीं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं जवाब दे रहा हूँ। पिछले 5 साल से वो मुझे पोक कर रहे हैं, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। और अब भी आपके इंटरव्यू में नाम नहीं लूंगा, 3 घंटे इंटरव्यू ले लो, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का। अब की बार मुझे इसलिए जवाब देना पड़ा कि पहली बात तो ये लड़ाई हमारे हरियाणा पुलिस के साइबर विभाग ने शुरू की है जंग, और बहुत सही बात किया उसमें। मैं कहता हूं कि गन कल्चर और गंद कल्चर, इन दोनों को खत्म ही हो जाना चाहिए हरियाणा से। हरियाणा तो गीता का प्रदेश है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिनके भी 10 कलाकारों के गाने डिलीट हुए हैं, उनमें किसी के ज्यादा हो गए, किसी के कम हो गए, कोई गीता का उपदेश लिखो देखे तुम, या तुमने वेद शास्त्रों को गा रखा था जो ये डिलीट होने पे इतना रोन लाग रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने पैसों के लिए, अपना घर भरने के लिए तुम हमारी युवा पीढ़ी को गन की तरफ धकेल रहे हो, गन को ग्लोरीफाई कर रहे हो। गन को ग्लोरीफाई करना किस संविधान में लिखा है? बदमाशी को ये गन लहराते लहराते स्टेजों पे जाना, और जब कोई पत्रकार पूछे कि आप तो गन लहरा के चलते हो, तो बोला और ये गन कोई लाइसेंस सरकार ने संदूक में रखने के लिए दिया है? तो क्या ये लहराने के लिए दिया है? मैं ये मानता हूं कि बंदूक AK-47 तो आतंकवादी के हाथ में भी है और सैनिक के हाथ में भी है। सैनिक के हाथ में अच्छी लगती है क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है, लेकिन आतंकवादी के हाथ में बुरी लगती है क्योंकि वो रक्षा नहीं करता, वो हमारी हत्या करता है। तो क्या हत्या करना चाहते हो? आतंकवादी बनना चाहते हो? इस गन को ग्लोरीफाई करके क्या ले लोगे? एक हरियाणा, लक्ष्मी चंद का हरियाणा, मांगे राम का हरियाणा, मेर सिंह का हरियाणा, धनपत का हरियाणा, मांगे का हरियाणा, बाजे भगत का हरियाणा, कितना अच्छा ये हरियाणा है। इस हरियाणा को क्यों खराब कर रहे हो भाई? और अगर विभाग ये कार्रवाई कर भी रहा है तो उसका स्वागत करो और बकवास मत करो। मेरे ऊपर आरोप लगाने से आपके गाने बचेंगे नहीं। अब ये बहुत लंबी फहरिस्त है, और गाने कटेंगे। अच्छा फोगाट साहब, मासूम शर्मा से जब उनके गंद कल्चर के गानों को लेकर सवाल किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप इस तरह के गानों पर क्या कहेंगे, क्यों आप ये कर रहे हैं, साथ ही उनकी वो एक रील बड़ी वायरल है जिसमें वो बंदूक टंगी है और उसमें वो रोड पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह कई फिर रिसेंबल भी करते हैं लोग, इस तरह की रील्स को हम देखते हैं इंस्टाग्राम पर, सेम उसी तरह का कंटेंट बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर फिर बहस बड़े लेवल पे होनी चाहिए कि फिर इस तरह की चीजों पर पूर्णतः तौर पर प्रतिबंध लगे? बेसिकली ये एक आदमी की बात नहीं है, ये भटके हुए बहुत बच्चे हैं। आपकी तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा
कि ये बीमारी पहले पाकिस्तान ने पंजाब में शुरू की थी। इस लाइन को कोट करो, पाकिस्तान ने बॉर्डर स्टेट को अनस्टेबल करने के लिए, जो पड़ोसी देश है वो बहुत सारे प्रलोभन देता है। किसी को रोजगार के प्रलोभन देता है, किसी को बिजनेस के प्रलोभन देता है, किसी की कल्चर खराब की जाती है। कैसे? पाकिस्तान ने पहले पंजाब में नशा भेजा, उसके बाद पैसे देके गन्स भेजी, फिर भी काम नहीं हुआ। फिर गन की कल्चर को गानों के माध्यम से प्रमोट करने के लिए कलाकारों को पैसे दिए। और जब वो गन कल्चर सिमिलर हो गई, यानी कि पहले तो हमारे माँ बाप क्या कहते थे, नहीं बेटा नहीं, गन अच्छी चीज नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज छोटे छोटे बच्चे भी गन कल्चर के गाने सुन रहे और गा रहे हैं। क्यों? एक्सेप्टेबल हो गए हैं। उनको म्यूजिक की चाशनी में लपेट के उस गन कल्चर को एक्सेप्ट करने के लिए संस्कृति का हिस्सा बना दिया गया। ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान ने पंजाब में किया, जो सफल हुआ। और अब वो हरियाणा में इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें पहुंचना है दिल्ली। दिल्ली को अनस्टेबल करना है। बीच में हरियाणा पड़ता है। हरियाणा संदेश की धरती है, गीता की धरती है, हरियाणा महाभारत की धरती है। हरियाणा में हमेशा संदेश गया है, कर्मण्येवा दिखा रहे माँ फलेषु कदाचन है। तो यहाँ पे गलत कल्चर जो है वो फैल नहीं सकता, और वो ये सोच रहे हैं कि पंजाब के बाद यहाँ फैलाएं। इस कड़ी में आज से 5-6 साल पहले पंजाब की बहुत सारी कंपनियों ने हरियाणा में एंट्री मारी। व्हाइट हिल धाकड़ हो गई, स्पीड रिकॉर्ड हरियाणा हो गई, टी सीरीज हरियाणवी हो गई, SMI हरियाणवी हो गई। उन्होंने हरियाणा के कलाकारों को, जिन कलाकारों को 20-20, 50-50 हजार रुपए मिलते थे, उन कलाकारों को 15-15 लाख, 20-20 लाख, 10-10 लाख रुपए देके और कहा ऐसे गाने बनाओ जो पंजाब बना रहा है। ट्रेंड है, ये ट्रेंड है। ट्रेंड के नाम से, वाइब के नाम से ये गाने बनाए गए। उसका परिणाम ये हो रहा है, आज हर चौथा गायक गन कल्चर गाने बना रहा है हरियाणा में, पंजाब की कॉपी कर रहा है। हरियाणा के बहुत सारे कलाकारों ने मोहाली में स्टूडियो बना लिए हैं। हमारे बहुत सारे कलाकार जीरकपुर और मोहाली में रहने लग गए हैं। पंजाब अब हरियाणा की सांस्कृतिक सुई को डिसाइड करने में लगा हुआ है। पंजाब, जिसके पास पाकिस्तान का पैसा आया हुआ है, वो कंपनियां हरियाणा के कलाकारों को घुमा रही हैं। इसलिए उन कलाकारों का हरियाणा से अब कोई सरोकार नहीं है। वो कलाकारों को हरियाणा का कोई ठेका नहीं है, हरियाणा की संस्कृतियां कोई ठेका नहीं है। संस्कृति जाए भाड़ में, छोटे छोटे बच्चे जाए भाड़ में। हमें संदेश नहीं देना, हमने ये कमाना है, माल 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 माल। ये देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, अभी अभी मेरे पास आई है। छोटा सा बच्चा ततुला रहा है, लेकिन क्या कह रहा है सुनो इसकी बात। इसको इसको खटोला भी नहीं कहना आ रहा, थतोला कह रहा है। जुबान तुतला रही है। ये समय जब इसको पढ़ना चाहिए, पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, वीर शहीदों के गीत सुनने चाहिए। ये बच्चा क्या गा रहा है आप खुद देखो। ये नई पीढ़ी में भी ट्रांसफर हो गई ये चीजें। ये बहुत शर्मनाक और बहुत चिंताजनक बात है, और ये षड्यंत्र है, सांस्कृतिक षड्यंत्र है। लेकिन मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि लेकिन इसमें सेलेक्टिव कार्रवाई की कहीं ना कहीं बात सामने जरूर आ रही है ना फोगाट साहब। देखिए, जब वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे अकेले के थोड़ी हैं, हरियाणा इंडस्ट्री में और भी सिंगर से गाने गा रहे हैं, डिलीट हुए, पंजाब में भी हैं। मैंने शेर सुना तो दिया कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो और अच्छा। भी गाने डिलीट होंगे, बहुत लोगों के गाने डिलीट होंगे, पूरा प्रोसेस है। तो आप कह रहे हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसके पीछे जो लार्जर कंट्रोवर्सी आपने बताई है, ये पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, पंजाब से फिर यहाँ पे चीजें इन्फ्लुएंस की जा रही हैं, तो फिर इसमें सरकार क्या इतना एक्शन काफी है? फिर तो आपको वो चीज रोकनी चाहिए ना जो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है या इस तरह की गतिविधियां हो रही है। पाकिस्तान से फंडिंग हरियाणा में तो ना आ रही है, वो तो पंजाब में आ रही है, पंजाब की कंपनियों के थ्रू आ रही है। वो कंपनियां यहाँ अप्रोच करी, बहुत माइन्यूटली काम जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार का काम भी बहुत माइन्यूटली जा रही है। सारी बातें नहीं बतानी चाहिए हमें। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल है मेरा आपसे, और सवाल मेरा ये है कि जब मासूम शर्मा आपका नाम लेते हैं, आप फिर उनके बारे में कुछ कहते हो या आप नहीं, मैंने नहीं कभी भाई कुछ तो नहीं कहा, सरकार की कार्रवाई है, मैंने मेरा कभी कोई कुछ रोल नहीं नहीं कहा। है? मैं आपको यहीं पे रोकता हूं, मैंने कभी किसी कलाकार के बारे में कभी कोई बात नहीं करी। चलिए, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि जब जो इंडस्ट्री के फैंस हैं, जो हरियाणा के लोग हैं, वो तो ये देख रहे हैं ना कि भाई दो सिंगर आपस में घुलन लग रहे हैं। नहीं, मैं किसी का लड़ाई हमेशा बराबर वाले में होती है। जूनियर आर्टिस्टों के साथ मैं कभी नहीं लड़ता। वो छोटे बच्चे हैं अभी तो मेरे आगे। मैंने 32 साल पहले गाना शुरू किया था, वो तो बच्चे हैं मेरे शो में। ये बच्चे टिकटें ले लेके सुनने के लिए आते रहे हैं, तो मैं इनको बच्चे मानता हूँ। बच्चे बिगड़ गए हैं, कोई बात नहीं, हम सुधार लेंगे, कान मरोड़ लेंगे।
अच्छा, चलिए ठीक है फोगाट साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।